वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। एक बार फिर से मैं अश्विनी कुमार आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट। और अब जो है आज जो हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एज यानी उसका जो किनारा है भुजा उसके, और जो एटम या मॉलिक्यूलर कांस्टेंट पार्टिकल है उसके त्रिज्या यानी रेडियस के बीच रिलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये टॉपिक उसमें नहीं है एनसीईआरटी बुक में इस तरह से अलग से, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को यहाँ समझेंगे तभी आगे का समझ आ पाएगा। जो कि मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। व्हाट इज ए एंड आर बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में कांस्टेंट पार्टिकल है। ये जो किनारा है एज, इसको बोल दिया एज की लेंथ कितनी हो गई ए, तो उसके एज की लेंथ ए। और यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल बन रहा था आपका। कांस्टेंट पार्टिकल कैसा था, याद है आपको? इस तरीके से इसका जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसको हम एक स्फेरिकल की तरह मानते हैं। तो इस स्फेरिकल के रेडियस आर, ए और आर के बीच में एक रिलेशन हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूब की या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो उसमें क्या है, कॉर्नर को अगर आप ठीक से देखेंगे तो गोले का 1/8 पार्ट एक में आता है, कुछ ऐसा। तो इसमें तो सारे एजेस जो है, सारे जो एज है किनारा, सबकी लेंथ सेम होगी जी, बिल्कुल। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब आपको पता है मैंने कहा था ये जो है बिल्कुल बीचों बीच से कटते हैं आपके जो स्फेरिकल है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर, कैपिटल आर बनाया तो। ठीक है, तो सिंपल वाले के लिए ए और आर के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r। बहुत सिंपल था जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी में कैसा है, फेस पे एक मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल हाफ कटने के बाद इसका अपना हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, और एक कोने वाले जो एटम या मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अटैच रहता है। मैंने कहा था ये आपस में अटैच नहीं है, ठीक है ना, आपस में इनके गैप है, तभी तो इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहा था। ऐसे में आप आर और ए के बीच में कैसे रिलेशन बताएंगे, देखिए जरा समझते हैं इसको। ये आपस में तो अटैच नहीं है, पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो सबकी इक्वल होगी, तो इसको ए मान लेते हैं। ठीक, और ये ए है तो ये भी ए होगा। अब यहां से तो निकल नहीं सकता, जैसे इस वाले में निकल गया था ना, यहां से इसका आर मान के अगर हम निकालने जाएंगे तो निकलेगा नहीं। हमें तो ऐसी पोजीशन चाहिए जहां से सारे के सारे मॉलिक्यूल अटैच हो पूरी तरह से, यानी कि कुछ ऐसा ट्रायंगल में। तो ये आर हो गया, एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे होगा। इसे मानते हैं ए बी सी। आपके पास कुछ इस तरह से आ गया है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं।
लगाइए। AC इजकल टू AC इजकल टू या AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, AB की वैल्यू रखिए। AB क्या है आपका A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, या AC इजकल टू AC स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर। AC इजकल टू स्क्वायर इधर चला गया तो रूट में चल जाएगा 2A स्क्वायर, या AC इजकल टू हो जाएगा आपका √2 इंटू A। अब AC की वैल्यू रखिए। AC की वैल्यू कितनी है 4R, तो एक रिलेशन आपका ये आ गया 4R इजकल टू √2 इंटू A। कैपिटल R रखे स्मॉल R रखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आपका कोई 2 टाइप्स के है नहीं मॉलिक्यूल, सारे एक जैसे हम समझ के चल रहे हैं। तो दूसरा क्या गया 4R इजकल टू √2 इंटू A। हाँ, इसको चाहे तो आप कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। A इजकल टू जैसे आपने यहाँ से निकाला था, A इजकल टू क्या था 4R अपन √2, परमेन आपका यहीं पर आ गया है। बाकी करते रहिए परिमेयकरण और ये जैसे इच्छा वैसे √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते रहिए, वो सब होता रहेगा। फिलहाल आप यहाँ से ध्यान रखिए इसको 4R इजकल टू √2 इंटू A। किसके लिए? FCC के लिए। एक बार इसको BCC के लिए भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा, इस बार थोड़ा BCC को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इमेजिन करना पड़ता है मॉलिक्यूल बिल्कुल सेंटर पे है, और ऐसे में लगा के बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, कोई नहीं, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ भी होगा, इससे अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा। तो मेरे को एक सीधा सीधा रिलेशन यहाँ से मिल सकता है, या इसको मैं किसी और तरीके से बनाता हूँ। एक मॉलिक्यूल आपका बॉडी सेंटर पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है। बात समझ आ रही है आपको? ये पीछे वाले कॉर्नर पे है, ये मिडिल में है, और एक सामने वाले कॉर्नर पे है। इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ आपको। एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर है, तो बीच में बॉडी में एक, और एक सामने वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, सीधी लाइन मिल जाएगी, और वो सारे मॉलिक्यूल या एटम क्या है एक लाइन में है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। पीछे वाला कॉर्नर और ये सामने वाला नीचे की कॉर्नर, पीछे वाला ऊपर की साइड कॉर्नर है और सामने वाला नीचे की साइड कॉर्नर है, उनके बीच मैंने लाइन ली है क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और हम चाहे तो वहाँ पर अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे? एक डायगोनल मिल जाएगा यहाँ से, एक सीधी लाइन, और एक ये इनके बीच से जो आ रहा है यहाँ से यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसे डायग्राम में करता हूँ। देखिए मैंने इसी को क्यों सेलेक्ट किया, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल था, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल था, ऐसे क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया? तो वैसे नहीं हो पाएगा, हमें सिंपल पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक करना है, पाइथागोरस प्रमेय से यूज़ करना है। कैसे करोगे? ये फेस डायगोनल हो गया, फेस में है। ये आपका बॉडी एज हो गया, जिसको आप ए भी मान के चल रहे थे, इसको आप ए नहीं मानोगे। और ये आगे की कॉर्नर से मेरी तरफ जो है आप सही है, ठीक है ना? आप सही समझ रहे। तो इस सामने वाले कॉर्नर से टच होता हुआ जा रहा ये वाले पे, ठीक है। ऐसे में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमें एक इजीली
एक इजीली वो मिल गया है, क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज। हाँ, तो इसको यह ट्रायंगल मिल गया है, तो उस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। करिए जरा। लेकिन उससे पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, फेस डायगोनल की। अभी हमने जैसे निकाला उससे वैसे निकाल लेते हैं। यहाँ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ये तो ए है, ये वाला, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये क्या आएगा, इसको आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय, जैसे यहाँ निकाला था वैसे निकल जाएगा। ए सी और ये क्या हो गया, बी कर दीजिए, तो ए सी इजकल टू ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपके, ए सी निकालना है हमें। ए सी इजकल टू ए बी की वैल्यू क्या है, ए मान लिया हमने, प्लस ए दोनों का स्क्वायर, या 2a स्क्वायर, या स्क्वायर चलता रहेगा। ए सी इजकल टू स्क्वायर तो चल जाएगा, तो √2 इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू ए, फेस डायगोनल की। फेस डायगोनल आ गया हमारे पास, एक किनारा हमारे पास, या एज आ गया ए, और क्या रह गया, एक फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल में बॉडी डायगोनल रह गया। तो बॉडी डायगोनल निकाल लेते हैं, किससे निकलेगा, यह जाएगा आपका। अब आपके पास एक इस तरह से है ट्रायंगल या त्रिभुज, √2 इंटू ए, और इसे हमें निकालना है, जहाँ पे क्या है, तीनों स्फेरिकल या गोला, आप जो भी आप कह रहे हैं इसको, एक दूसरे अटैच हो रहा है। ठीक है, ये तो किसी और यूनिट सेल में चला गया ना, छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका आर, एक आर यहाँ पे होगा, एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पे 4R आएगा लास्ट में। देखते हैं, इसको हटा दूँ मैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं, आप समझ गए इसको हटा दीजिए। तो कैसे होगा ये, इसका भी नाम दे देते हैं, ए बी सी, या जैसे इच्छा वैसे कर दिया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, ए बी ए सी के निकालना है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए √2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू ए का स्क्वायर, कितना हो गया ये हो जाएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आगे क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और इस हाथ में क्या चल रहा है, bc स्क्वायर bc स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर चल जाएगा, bc इक्वल टू √3 इंटू ए का स्क्वायर, या bc इक्वल टू √3 इंटू ए। ठीक है, और bc की वैल्यू आपकी कितनी है, 4r इक्वल टू √3 इंटू ए। जैसे 4r इक्वल टू √2 इंटू ए था, ऐसे 4r इक्वल टू √3 इंटू ए। फिर ए की वैल्यू आप चाहे तो जैसे इच्छा वैसे करते रहिए, ए इक्वल टू क्या है, 4r इक्वल टू √3। ठीक है, फिर ऊपर नीचे करते रहिए, ये सब होता रहेगा। हमें जो मेन चाहिए वो क्या चाहिए, 4r इक्वल टू √3a फॉर BCC, और 4r इक्वल टू √2 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका FCC। चले, तीनों बातों को मैं एक जगह लिख देता हूं। पहले क्या बताया मैंने, फॉर सिंपल के लिए या प्रिमिटिव के लिए क्या बताया मैंने, a इक्वल टू 2r स्मॉल r कैपिटल R जो इच्छा लगाता रहिए। उसके बाद FCC के लिए 4r या a
अंडर 2 इंटू ए इजिकल टू 4r। और अगला क्या बताया मैंने, बी सी सीख ले, अंडर 3 इंटू ए इजिकल टू 4r। बस ये मेमोराइज करने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। वैसे आप करेंगे तो एक ही बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। याद भी क्या करना, आपने अगर निकाला है तो आपको समझ भी आ रहा है कैसे कैसे निकला है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यहीं से आ जाता है। हाँ, इसके आगे हमें इसको डेंसिटी के लिए यूज़ करना है। डेंसिटी जब निकालेंगे तब हमें उसके एज चाहिए होगा, उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल चाहिए होगा या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसकी पहले से एक रिलेशन बना लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहेंगे कि सिंपल के लिए मान लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उसकी टेंशन ना लें। वो आपको कह देंगे कि मान लीजिए कोई सिंपल यूनिट सेल ए मॉलिक्यूल या ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, ठीक है ना। जो सिंपल यूनिट सेल है वो किससे बना है, ए मॉलिक्यूल से, और जिसमें उसका रेडियस जो है वो दे दिया आपको, कुछ भी दे देगा, 5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है, या स्मॉल आर लिख के दे दे। तो मतलब अगर मैं सिंपल की बात करूं तो ऐसा रहेगा, बाकी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये 5 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछेगा तो इसकी एज क्या है, तो एज बता दोगे आप। एज मतलब किनारा, 5 + 5 क्या जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे पता है सिंपल के लिए एज इक्वल टू 2r है, या ऐसे एज इक्वल टू 2r, आर कितना है आपका 5, 2 × 5 इक्वल टू 10। ऐसे ही वो अगर आपके लिए एफसीसी के लिए पूछ लेता, सेम क्वेश्चन है, यहाँ एफसीसी लिख दे वो, ठीक है ना। यूनिट सेल ए मॉलिक्यूल और आर की वैल्यू देती है 5, तो इसके लिए बस 5 रखिए और पूरा निकल जाएगा। ये एज निकालना है तो 4 × 5 20, एज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20/√2। बाकी √2 की वैल्यू रख लीजिए 1.411, और उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चले, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं, तो इसके लिए आइडिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं हम डेंसिटी पे। अच्छा, डेंसिटी से पहले, हाँ ठीक है, डेंसिटी से पहले जो आता है एक टॉपिक रह गया, उसको भी बता देता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। हाँ, ये टॉपिक छूट रहा था, उसको बता देता हूँ मैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका यूनिट सेल है उसमें अगर आप जो है एटम मॉलिक्यूल या कॉन्स्टेंट पार्टिकल को स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, तो वो कितना स्पेस उसमें ऑक्यूपाइड कर रहा है और कितना स्पेस इसमें रह गया है, मतलब कितना वाइड, जितना एरिया रह गया है और कितना स्पेस में ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसके फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए मैं ऐसी जनरल आइडिया देता हूँ आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, 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 तो इसमें फिर भी बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो ये कांस्टेंट पार्टिकल माना है वो कैसा है, वो स्फेरिकल, ठीक है। तो कितना इसमें ऑक्यूपाइड कर पा रहा उसको हमें देखना है। अच्छा, थोड़ा आप मुझे सोच के बताइए, यहाँ 4 मॉलिक्यूल गिरे हैं,
अगला है एफसीसी में, एफसीसी में कितना आया था? टोटल मिला के आया था 4, है ना। यहाँ कितना आया था? 1 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना, 1 आया था, यहाँ पे 4 आया था। बीसीसी में क्या आया था? बीसीसी में आया था आपका 2। तो इस ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस में घिरे पड़े हैं? हाँ, एफसीसी में, ठीक है। तो ज़्यादा अगर एफसीसी में घिरा हुआ है तो किस में पैकिंग अच्छी हुई है, किस में ज़्यादा ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो आप किसको बताओगे? आप बताओगे एफसीसी में ज़्यादा अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन है या पैकिंग एफिशिएंसी है, उन्हें ज़्यादा पैकिंग कर रखा है, ठीक है ना। करते हैं स्टार्ट। इसको हम वैल्यू में निकालते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू में। अगर आप लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो मुझे आंसर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर भी मुझे अपने माइंड से सोचना पड़ रहा है, क्वेश्चन भी अपने माइंड से सोचना पड़ रहा है। तो वीडियो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है कि सामने बच्चे होते हैं, इनक्रेज होता है कि हाँ जवाब दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम जवाब देते हैं। अब वीडियोस में क्या है, खुद ही क्वेश्चन सोचो, बच्चों के हिसाब से आंसर सोचो, और बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन, अपने हिसाब से आंसर, और वैसे ही दिमाग चलाते रहो, अकेले अकेले खिचड़ी पकाते रहो। तो इस वीडियो में आप मेरे को बताना, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है उस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिले या नहीं, ठीक है। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन बताते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन तो इसमें कैसे करोगे आप? सबसे पहले कितना ऑक्यूपाइड आपके स्फेरिकल ने घेरा है, मतलब उसमें कांस्टेंट पार्टिकल ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑक्यूपाइड स्पेस बाय स्फेरिकल, और कांस्टेंट पार्टिकल कुछ भी बोल देता हूँ, स्फेरिकल बोल, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है, और स्पेस और वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके आगे मैं z लिख देता हूँ। इस z का क्या मतलब है? z मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। अगर आपका सिंपल है तो उसमें एक ही कांस्टेंट पार्टिकल होगा, तो उन्होंने ही जगह घेरा होगा। अगर मैं बीसीसी की बात करूँ वहाँ पे 2 हो जाएगा, एफसीसी की बात करूँ वहाँ पे 4 ने मिलकर घेरा है, तो इसलिए हमने z उसमें अलग से अपना ऐड किया है। तो ये z हो गया नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। स्टार्ट करें, ठीक है। सिंपल के लिए सिंपल याद है ना, यहाँ पर 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 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए थे इसमें? टोटल 1, ठीक है ना। ऐड कर लो सभी 1/8 को, 8 टाइम्स, या उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 नहीं 1 ठीक है, इनटू ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस। अच्छा, इसको आप किस फॉर्म में ले रहे हैं कि आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल किस कैसा है, वो स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होगा, ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब यह वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल कह दो, कितना आ जाएगा?
4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, बचेगा 3। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको एक रिलेशन बताया था, मैंने कहा था वो आपका डेंसिटी में यूज़ होगा और वो यहाँ भी यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमें ए का और आर का बीच रिलेशन पता हो। तो ए बराबर सिंपल के लिए 2r था, मैंने कैपिटल आर लिख दिया है, स्मॉल आर, कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा 4/3 अपॉन 3.14 इंटू आर को आर ही रहने दो अपॉन इसकी जगह लिखूँ 2r का क्यूब, है ना। कर दो इसको 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। बाकी इसको कैंसिल करने के बाद जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा 52%। अच्छा, एक रह गया इसमें पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन ना परसेंटेज में निकालते हैं। हाँ, मुझे आंसर याद है, करते करते आंसर याद हो गए हैं। और किसी वजह से लास्ट टाइम ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था पैकिंग फ्रैक्शन पे या पैकिंग एफिशिएंसी पे, तो अब हम उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बात कर लिया था कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम क्या कैसे समझ सकते हैं। तो जो उसमें सिंपल क्यूब है उसमें कितने मॉलिक्यूल उसमें फिल हो सकते हैं या कितना एरिया वहाँ पे ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कितना एरिया वहाँ पे घेर रहे हैं, उसको अगर हम उसको देखें सिंपल वाले में जो है अगर मैं बात करूँ सिंपल या प्रिमिटिव की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल कितना आया था 1 फॉर सिंपल। याद है? ठीक है। वहीं मैं बात करूँ इसकी एफसीसी में कितना आया था 4। आगे आ जाओ, बीसीसी में कितना आया था 2। तो मैंने कहा था क्यूब उतना ही है, क्यूब का तो वॉल्यूम सेम चलेगा। अगर यहाँ पे ए मान के चल रहे हो और यहाँ भी ए मान के चल रहे हो, यहाँ भी ए मान के चल रहे हो, तो क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा वो तो सेम रहेगा। लेकिन उसमें फिल होने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, कांस्टेंट पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, एक रफ आइडिया भी मिल सकता है आपको कि सबसे ज़्यादा बढ़िया करके किसमें बना हुआ है आपका, वो बना हुआ है एफसीसी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल फेल है और उसमें बहुत ही कम स्पेस अंदर। तो ज़्यादा अच्छे से कौन फील्ड है, कौन ज़्यादा अच्छे से पैक है, तो वो एफसीसी है। अभी देखते हैं हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो सबसे पहली बात करते हैं सिंपल की। सिंपल या प्रिमिटिव, चलिए क्या है सिंपल में पहले देखना। अच्छा, इसके निकलेगा कैसे उससे पहले थोड़ा सा बात कर लूँ मैं। आप निकालो कैसे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को। कितना वॉल्यूम आपके कांस्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल को हम ऐसा मान सकते हैं कि वह एक स्फेरिकल के फॉर्म में है। मैं पीछे से भी पूरे लेक्चर में बताते आया हूँ, आप स्फेरिकल समझ के
उसे काटिए, गिनिए, जो करना आप स्फेरिकल समझ के ही करना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल लिख दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ किसका आना चाहिए, किसमें फिल है, क्यूब, ठीक है। और अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, वो लिखते हैं जेड। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप स्फेरिकल का वॉल्यूम लोगे, ठीक है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल है सबके लिए अलग अलग आएगा। सिंपल के लिए 1, आपका BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, इस तरह से। तो जेड नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी लिख दो या कॉन्स्टेंट पार्टिकल। करते स्टार्ट, सभी के लिए है कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल के लिए। यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पैकिंग एफिशिएंसी कर देता हूँ मैं, ये पैकिंग फ्रैक्शन। जेड की वैल्यू क्या लूँगा इसके लिए, सिंपल के लिए 1 and 2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल, स्फेरिकल का थोड़ा सा हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो एज है वो कितना है, a है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a और r के बीच में एक रिलेशन करवाया था मैंने अभी पिछले लेक्चर में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। ए और आर ऐसे नहीं भी देखे तो यहाँ देख लो, 2 मिनट में लगेगा। इस तरह से था ये। तो यहाँ पे एक उसमें 2 स्फेरिकल, एक एज में 2 स्फेरिकल आ रहा था और यहाँ से यहाँ तक आर था। बाकी इसका डिटेल में देखना तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो ए बराबर 2r आ रहा है ना, ठीक है। इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, ये तो आएगा 4/3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर तो ये रहेगा r क्यूब अपॉन 2r का क्यूब इंटू 100, ठीक है। कर लीजिए आप, इसको कर लेंगे आप, जोड़ गुणा भाग तो सही का होता है, ठीक है। 8r क्यूब, बस काटते पिटते रहिए और ये सॉल्व करने के बाद आएगा 52%, ठीक है। हाँ मुझे याद हो गया, करते करते वो याद हो जाता है, बार बार क्यों कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके लिए, सिंपल के लिए। कितना आ रहा है, 52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल की जगह हम किसी को उठा लें, FCC को ले लो, ठीक है। FCC फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला, बस जेड की वैल्यू चेंज करके आपको रखना है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आएगी FCC के लिए, 4, बताएंगे जरूरत तो नहीं दोबारा, ठीक है। 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये आएगा 4/3 इंटू पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। अब इसके लिए FCC के लिए मैंने जो a और r के बीच का रिलेशन बताया था वो क्या था, 4r इजिकल टू √2 इंटू a, या a इजिकल टू क्या जाएगा 4r अपॉन √2, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ रखिए, फोर इंटू 4/3 इंटू पाई 3.14 और 22/7, जैसे आपकी इच्छा हो
वैसे रखिए आर क्यूब अपॉन 4r अपॉन √2 का क्यूब, ठीक है। कर लोगे अब आप आगे, इंटू 100 है क्या? अच्छा चलो आगे बढ़ रहे हम। इससे आगे आप करते रहिए, जोड़ गुणा भाग कितना जाएगा, अगर ये FCC है तो 74%, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही सेम उसमें भी चल जाएगा आपका, किसमें, BCC में। तो BCC में नंबर ऑफ एटम 2, ठीक है। और इसमें मैंने रिलेशन बताया था 4r इक्वल टू √3 इंटू A, ठीक। फिर यहाँ से कर दीजिए इसको, ये चेंज हो जाएगा, जेड की वैल्यू इसमें कितना आएगा 2, 4/3 पाई आर क्यूब A क्यूब इंटू 100, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे 4/3 से बिल्कुल सेम है, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा आपका √3, बस। और ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 64%, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पैकिंग एफिशिएंसी में, बस आपको कितना सा पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या फार्मूला है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है। क्योंकि क्यूब में ये फिल हो रहा है इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब को नीचे रखा, ठीक है। तो ये फार्मूला से मैंने कुछ कर लिया ऐसा, और ये आ गया आपका 64%। तो एक काम करते हैं, इसको भी एक ये लिख देते हैं, बता दो। तो सिंपल के लिए आ गया 52%, FCC के लिए है 74, और BCC के लिए है 64% आ रहा होगा, या 68% आ रहा है, और BCC आपका 68%, ठीक है। सॉरी इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने वहाँ पे, ठीक। तो अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जाता है तो सिंपली याद कर लेना है, सिंपल 52, FCC 74, BCC 68%। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेंसिटी, कि कौन सा सॉलिड कितना डेंस है, ठीक है, मतलब कितना क्या घनत्व है उसका। तो घनत्व निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम एक एक कुछ घनत्व निकालते हैं तो हमें उससे पूरे सॉलिड के घनत्व का पता चल जाता है, डेंसिटी का पता चल जाता है। तो इससे ये पता चल जाएगा कितना डेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। तो इसमें डेंसिटी भी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी आपने पढ़ा है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहा है। डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी में वेट बाय वॉल्यूम, ये इसकी यूनिट होती है। मतलब कितने वॉल्यूम में कितना वेट, वॉल्यूम में कितना वेट है उसको हम उसकी डेंसिटी बता देते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी डेंसिटी निकालना कैसे है, इसको सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, सबके अलग नहीं निकालना, क्योंकि डेंसिटी के लिए हर किसी का वेट गिवन होगा, उसका वेट मतलब सॉरी मास या वेट कुछ भी गिवन है उससे आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ZmNA, ये क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। क्योंकि आपको सॉलिड डेंसिटी का वैसे सिंपल फॉर्मूला आपको क्या बोलते हैं आप, मास बाय वेट हो जाएगा बाय वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। करते हैं इसको। तो इसकी डेंसिटी को आप किससे भी दिखाइए, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें डेंसिटी को किससे दिखाया गया है, डेंसिटी को आप किससे भी दिखाइए, जैसे डी से दिखा दो, ये किससे,
जेड क्या है, ये क्या हो गया आपका डेंसिटी, ये हो गया नंबर ऑफ एटम, ये हो गया मास आपका। ए, ए आपका वही है जो मैंने अभी बताया था, एज, किनारा। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है आर की तो ए इजकल टू, सिंपल हो गया, ए इजकल टू 2r फॉर सिंपल, और 4r इजकल टू अंडर 2 इंटू ए, 4r इजकल टू अंडर 3 इंटू ए। ये किसके लिए है, FCC, और ये BCC। चलिए ठीक है, ये हो गया। क्या लिख दूँ मैं, एज लिख दूँ और एक्सिस कुछ भी लिख दीजिए। ये क्या है, ये इसको थोड़ा सा अलग से है, ये अवोगाद्रो नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 10⁻23 है ना। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। जमना, ऐसा कुछ, जमना, ठीक है, जो भी है। मास है, ठीक है, और ये वॉल्यूम हो गया। अच्छा हाँ, वॉल्यूम भी क्यूब में आएगा, सही बात है, ठीक है, वॉल्यूम है तो यहाँ क्यूब में आएगा। तो चले, तो यहाँ पे जो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, ये जो भी इसके वो थे फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसके आगे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को एक बार समराइज़ कर लो, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका जितना भी मेन पार्ट था न्यूमेरिकल वगैरह यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्टिकल निकालने के लिए हमें ये ध्यान करना होता है कि जो कॉर्नर पोजीशन पे कितना पार्ट डोनेट हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है 1/8, फेस पे 1/2, और जो बिल्कुल बॉडी सेंटर पे रहेगा 1। उसके बाद आ जाओ वाइट्स पे। वाइट्स में क्या है, वाइट्स दो टाइप के रहेंगे, मेनली मैंने FCC में ही बताया, तो आप FCC में लेके चलिए। NCERT में आपका 12th NCERT में वाइट्स, उसके अलावा कहीं पे नहीं पूछेंगे वो, और कहीं पे क्वेश्चन में देंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है, एक है इसमें FCC को ही आप CCP या HCP लेके चलेंगे। मैं बता रहा हूँ CCP SCP क्या है, फिलहाल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें कहीं CCP SCP क्या है उसकी बात आएगी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। CCP या HCP उसको आप FCC लेके ही चलेंगे, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक बोलते हैं इसको, और इसे क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं, ठीक। चले, बाकी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर कोई से भी बनाएंगे इन दोनों में से, जब आपको उसे रोटेट करके देखें तो आपको FCC ही मिलेगा, ठीक है। तो चले, पहले मैं बात करता हूँ, कहाँ कर रहा था मैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के, और उससे फॉर्मूला बनाने के लिए आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, ए और आर के बीच में रिलेशन, तो ए और आर के बीच में जो रिलेशन है उससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर और क्या बताया मैंने, नेक्स्ट बताया मैंने पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली ए आर का रिलेशन अगर आपको पता है तो ही निकल सकता है, और कैसे निकले ये बता दिया मैंने। फिर आपको मैंने बताया डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी में आपको पता ही है वेट बाय वॉल्यूम होता है, या मास बाय वॉल्यूम कुछ भी ले लीजिए। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, ए क्यूब हो गया, ठीक है, ए क्यूब हो गया, और मास क्या हो गया ऊपर, और बाकी इसमें जेड क्यों ऐड हुआ है, जेड क्योंकि सारे यूनिट सेल के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ और आपको यहाँ सामने लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन, अगर नहीं शो हो रहा है तो बता दीजिएगा।
मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला निकालना है और आपको दे रखा है ए क्यूब फॉर्म्ड बाय ए, नहीं एक्स लिख दीजिए, एक्स एटम एट कॉर्नर एंड वाई एटम एट फेस सेंटर फेस मैंने लिख दिया, वो आपको समझ आएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने वॉइड भी पढ़ा है, तो इस बार क्वेश्चन में वॉइड भी ऐड करने वाले हम। एंड Z atom present at octahedral void, then find out molecular formula। कैसे निकालेंगे आप? आपको थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। एक्स एटम एट कॉर्नर, इसका नाम दे दिया एक्स। वाई एटम एट फेस, इसका नाम दे दिया वाई। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा था आपका यहाँ पर और यहाँ पर एजेस में, उसमें क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया है Z। इसका नाम भी Z है और इसका नाम भी Z है। अब आपको निकालना है इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो x बराबर क्या लिखेंगे आप? x क्या है कॉर्नर पोजीशन पे, तो लिख दीजिए एटम एट कॉर्नर x इक्वल टू, कॉर्नर वाले कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8 इंटू 8, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद y एटम एट फेस, एटम और कुछ भी लिख दीजिए एट फेस y बराबर 1/2 इंटू, कितने फेस होते हैं टोटल, 6, 3 आ गया। उसके बाद Z एटम क्या पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बताया था कितना, ये तो 1 हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर, एक यहां पर है, क्या लिखा है मैंने, सॉरी, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो एक हो गया। और कहाँ पे, ये तो बॉडी सेंटर, और यहाँ पर भी तो है ना, इसको भी काउंट कर लो। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 टाइम्स कट होता है तो 1/4 इंटू कितने हैं 12, तो 3 यहाँ से आ गया था। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, 4। तो एटम एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z इज इक्वल टू 4, इसमें कुछ कटना ही नहीं है, ठीक है। जो कटना पिटना था मैंने बता दिया। ये बॉडी के सेंटर पे हो गया और ये 8th सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से
अब अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, आप कैसे बताओगे? आप फॉर्मूला कैसे बताओगे, देख लो जरा। x1 y3 और z4, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कैसे बनाया जा सकता है? कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए या तो इसमें परसेंटेज ऐड कर दो या पार्ट बता दो, 1/4 पार्ट इसमें ये फिल है या 100% ये फिल है, 30% ये गायब है, इस तरह से। चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। लीजिए, एक्स एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर और वाई एटम प्रेजेंट फिर से कर दूं, कर दीजिए, वाई एटम प्रेजेंट एट फेस। ठीक है, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा सिंपल बता देता हूं मैं। वाई एटम प्रेजेंट एट फेस इफ एनी टू फेस unoccupied तब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको आप बता दोगे, कोशिश करिए। क्या कह रहा हूं, सभी कॉर्नर पे तो सभी जगह प्रेजेंट है। ठीक है, सारे फेस में कर दो पहले। फिर कह रहा है कोई भी दो फेस अनऑक्यूपाइड है, मतलब फिल नहीं है, फेस यही है, हटा दो इसको। अब आपको इसका फॉर्मूला बताना है, तो ये जाएगा x, कॉर्नर वाले का नाम x ही है, और ये y। कर दीजिए x की तो वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि कहाँ पर है, कॉर्नर पे। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी फेस होने की, फेस कितना रोटेट करता है 1/2। इस बार कितने फेस है, दो फेस तो अनऑक्यूपाइड है, उसको छोड़ दीजिए, एम्प्टी है। तो बाकी कितने फेस बचे आपके, 6 में से 2 चले गए, 4 बच गए, तो ये आएगा 2 फेस में कितने हो गए 2। फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 y2 या x y2, एक ही बात है। ठीक है।